हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम लोग की जो यूनिट चल रही थी, यूनिट थी बेटा फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं बात करूं, बस अब प्लीज बातें बंद थोड़ी देर के लिए। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे थे, यूनिट थी बेटा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए, जल्दी से एक बार ही बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली में बनाता कौन है बेटा? गवर्नमेंट बनाता है। और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या करता है? एग्रीगेट डिमांड। इसके अलावा बताया था मैंने एक चीज और, बस काम खत्म हो गया। एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है? बस हो गया काम। पढ़ते नहीं हो घर जाके? इनकी क्लास कोई भी कैंसिल नहीं होगी अब, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। घर पे जाके ना तो रिवीजन करते हैं ना कुछ पढ़ते हैं ये लोग। सबसे पहला पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किन किन चीजों को इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है? एक तो बताया था मैंने, मेनली किस चीज पे फोकस करोगे? एग्रीगेट डिमांड। खाली डिमांड नहीं है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी होता है, इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी भी होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फिस्कल पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे? 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। अब मैं उन पे बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए। इसके बाद आप लोगों ने ये देखा था कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे क्या यूज करता है? इंस्ट्रूमेंट्स। एक इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था टैक्स, एक हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर, एक हमने पढ़ा था पब्लिक डेट, और एक हमने पढ़ा था, बस लास्ट कौन सा पढ़ा था? बजट। कितने तरीके के बजट होते हैं बिना देखे? 2। एक बैलेंस, एक अनबैलेंस। बैलेंस बजट के अंदर क्या होता है? That is total revenue equals to total expenditure. Unbalanced budget कितने टाइप्स के होते हैं? 1 is surplus, 1 is deficit. सरप्लस बजट के अंदर क्या ज्यादा होगा और क्या कम होगा? एक्सपेंडिचर, नाम ही है सरप्लस। और डेफिसिट के अंदर क्या ज्यादा होगा? एक्सप्लिस, क्या एक्सपेंडिचर, और क्या कम होगा? दैट इज सिंपल सा मतलब, रेवेन्यू कम होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। फिर बेटा हम लोगों ने एक चीज और देखा था, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेवलपमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इसलिए बनाता है कि देश क्या करता रहे? ग्रो करता रहे। यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ था। अब एक मिनट, 2 छोटे छोटे से टॉपिक और बचे, यूनिट को वाइंड अप करते हैं। हेडिंग डाल लो, फिस्कल पॉलिसी। हेडिंग डाल लीजिए, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। बस अब प्लीज बातें नहीं, थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जो तुम लोगों को यूनिट का है, यूनिट को वाइंड अप कर रहे हैं। 2 छोटे छोटे से टॉपिक इसके अंदर बचे हैं, उनको वाइंड अप करके यूनिट वाइंड अप हो रही है। तो अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का सिंपल सा मतलब अगर मैं बात करूं, वापस सुन लो, ये क्या बताना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाता है? मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या कम करना चाहता है? रिड्यूस करना चाहता है बेटा किस चीज को? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सिंपल सा मतलब है बेटा, रिच, वापस सुन लो, रिच और पुअर के बीच में बेटा किस चीज का गैप है? इनकम का जो गैप है, उस गैप को गवर्नमेंट क्या करना चाहता है? मिनिमाइज। वापस बोल रहा हूं, रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, उस गैप को गवर्नमेंट क्या करना चाहता है? मिनिमाइज। आराम से सर, आराम से। तो ध्यान से सुनो क्या वर्ड है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाता है? क्योंकि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, उस गैप को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज। तो एक बार वापस सुन लो, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऐसे क्या चीजें यूज करता है? ध्यान से सुनो, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऐसी क्या चीजें, ऐसे कौन कौन से टूल्स यूज करता है जिससे रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, वो गैप क्या हो जाए बेटा? मिनिमाइज हो जाए।
तो टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी मैं इस पे बहुत एक्सप्लेनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूं, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में दोबारा से ये चीज डिटेल में गिवन है। तो पहला पॉइंट, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि रिच और पुअर के बीच में इनकम के गैप को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या बनाता है? फिस्कल पॉलिसी बनाता है। और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या यूज करता है? बहुत सारे टूल्स, जिसके थ्रू रिच और पुअर के बीच में इनकम के गैप को क्या करता है? मिनिमाइज। अब इन्होंने टूल्स ना लिख के इसके अंदर क्या लिख दिए? बहुत सारे एग्जाम्पल्स। मींस ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके थ्रू गवर्नमेंट इनकम को, रिच और पुअर के बीच में इनकम के गैप को क्या करता है? मिनिमाइज। अब सबसे पहले मुझे बस इतना बताओ, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करता है? बहुत सारे क्या यूज करता है? टूल्स मैंने पढ़ाए थे। कितने टूल्स पढ़े तुमने? 4। स्टार्टिंग के 2 बताओ। एक तो टैक्स और एक एक्सपेंडिचर। सोच के देखो, टैक्स को या तो क्या करेगा? बढ़ाएगा या क्या करेगा? कम करेगा। एक्सपेंडिचर को या तो क्या करेगा? बढ़ाएगा या कम करेगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो एग्जाम्पल्स में इन्होंने पहला पॉइंट फोकस किया टैक्स पे। वापस सुन लो, इन्होंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं उन एग्जाम्पल्स में पहले पॉइंट पे यहां पे फोकस किया गया है बेटा टैक्स पे। अब देखो, रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, उस गैप को गवर्नमेंट मिनिमाइज करता है। और मिनिमाइज कैसे करता है? गवर्नमेंट टैक्स को यूज करता है। सर, टैक्स को यूज करता है मतलब गवर्नमेंट क्या करता है? सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट क्या लगाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में तुम लोगों को बताया था प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स? जैसे जैसे रिच लोगों की क्या बढ़ती रहती है? इनकम, वैसे वैसे गवर्नमेंट टैक्स को भी क्या करता रहता है? बढ़ाता रहता है। इसको बोलते हैं बेटा क्या? प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ध्यान से सुनो, इनकम, रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ध्यान से सुनना पॉइंट, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है गवर्नमेंट, ये प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है बेटा किस पे? इनकम पे। प्लीज सुन लो क्योंकि यहां पे आएगा एमसीक्यू। गवर्नमेंट ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है बेटा इनकम पे। और इनकम, वापस सुन लो, इनकम जो होती है बेटा, ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है बेटा डायरेक्ट टैक्स। दैट इज सिंपल सा मतलब, इनकम पे जो हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, इस टैक्स को हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? डायरेक्ट टैक्स। फिलहाल इस लेवल पे ये सोचो, मैंने तुम लोगों को एक ओवरव्यू दिया था जस्ट, कितने तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। मल्टीपल टाइप्स के पहले क्या होते थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सब सम करके एक टैक्स बना दिया। और वो एक टैक्स क्या कहलाता है? जीएसटी। तो जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनकम पे जो हम टैक्स देते हैं, वापस इनकम पे जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो टैक्स किस कैटेगरी में आता है? डायरेक्ट टैक्स। तो थॉट लगाओ ध्यान से, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या मैंने बताया था? जैसे जैसे क्या बढ़ती रहेगी रिच की इनकम, वैसे वैसे टैक्स भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो मुझे बताओ बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्स किस पे लग रहा है? और इनकम किस टाइप का टैक्स है? दैट इज इनकम पे जो टैक्स देंगे वो कैसा टैक्स है? डायरेक्ट। तो ध्यान से सुनो, प्रोग्रेसिव टैक्स को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो पहला टूल क्या बताया कि इनकम के गैप को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट लगाता है प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स। लाइन समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स? पहले बात तो प्रोग्रेसिव क्या लगाएगा? टैक्स। वो टैक्स किस पे लगता है? किसकी इनकम पे? रिच की इनकम क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। टैक्स भी क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो इनकम पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स कहलाता है कैसा टैक्स? तो मुझे सोच के बताओ, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल या प्रोग्रेसिव टैक्स को हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट लगाता है प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स।
क्लियर है पहला पॉइंट सबको? सेकंड पॉइंट इन्होंने यही बताया टैक्स पे, अब ध्यान से सुनना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इन्होंने फिर से ये बताया कि गवर्नमेंट क्या करता है, रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है, उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट लगाता है एक और टैक्स, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? जीएसटी। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। गवर्नमेंट एक और टैक्स लगाता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? जीएसटी। सर इसका एक पॉइंट समझो। फॉर एग्जांपल मुझे बस इतना सोच के बताओ, लग्जरी आइटम्स, मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं लग्जरी आइटम्स, और यहां एक वर्ड लिख रहा हूं इसेंशियल गुड्स या इसेंशियल आइटम्स। मुझे बस इतना सोच के बताइए, लग्जरी आइटम्स में स्पेशली मैं क्या लिख रहा हूं? लग्जरी आइटम में स्पेशली मैं लिख रहा हूं गोल्ड, डायमंड और ऐसी सारी चीजें जिन पे पैसा कौन खर्च करता है? रिच लोग। दैट इज लग्जरी आइटम्स, ऐसे गुड्स या ऐसी कॉमोडिटीज जिन पे कहीं ना कहीं कौन ज्यादा पैसा खर्च करता है? रिच लोग। पुअर के पास तो ऑलरेडी बेटा क्या है? इनकम कम है, तो पुअर बेटा कौन से गुड्स को खरीदेगा? इसेंशियल। इसेंशियल गुड्स का सिंपल सा मतलब है बेटा आटा, दाल, चावल, चीनी, जिनको हम लोग सिंपल कैटेगरी में डाल देते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी का सिंपल सा मतलब होता है, यहां लिख रहा हूं, लिखना नहीं चाहिए वैसे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। प्लीज अब ध्यान से समझना है क्योंकि इन दोनों पे एमसीक्यू गिवन है। सोच के देखो, डायमंड, गोल्ड, ये किस कैटेगरी के गुड्स हैं या आइटम्स हैं? लग्जरी। और आटा, दाल, चावल, चीनी, इनको क्या बोलेंगे? इसेंशियल। मुझे सोच के बताओ, इसेंशियल आइटम तो रिच को भी चाहिए और पुअर को भी चाहिए, दोनों का चाहिए, लेकिन लग्जरी आइटम्स पे पैसा कौन खर्च करता है? रिच लोग करते हैं ना खर्च। अब ध्यान से सुनो, डेली अगर बात करूं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, रेस्टोरेंट में डेली खाने कौन जाएगा? रिच जाएगा या पुअर जाएगा? डेली बोल रहा हूं वर्ड पे, डेली। तो अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्लीज। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट लगाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब एग्जांपल क्या? जीएसटी। अब जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं इन पे तो लगता है हाई, इन पे तो क्या लगता है? हाई जीएसटी। लेकिन जितने भी बेटा कैसे आइटम्स हैं? इसेंशियल आइटम्स, जो किनको चाहिए? रिच के साथ साथ पुअर को भी चाहिए। इन पे गवर्नमेंट या तो क्या लगाता है? बहुत लो जीएसटी लगाता है या बिल्कुल जीएसटी नहीं लगाता। अब वापस सुनो मैंने क्या बोला, प्लीज सुनो। सबसे पहला पॉइंट इधर देख लो सारे, रिच और पुअर के बीच में इनकम के गैप को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगा रहा है? टैक्स। सर कितने तरीके के टैक्स लगा रहा है? दो। पहला टैक्स उसने कौन सा लगाया? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स किस पे लगाया? रिच की इनकम पे। जैसे जैसे रिच लोगों की क्या बढ़ती है? इनकम, वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या होता है? इंक्रीज। सोच के देखो, मैंने इनकम पे, दैट इज गवर्नमेंट ने मेरी इनकम पे टैक्स लगाया, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो बेटा इनकम पे जो टैक्स लगता है वो किस कैटेगरी का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ने एक और टैक्स लगाया, सर वो टैक्स कौन सा था? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल मैंने क्या बताया? जीएसटी। अब मुझे बस इतना सोचो, दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक गुड्स वो होते हैं जो सबको चाहिए, जिनको यहां क्या बोल रहा हूं? इसेंशियल। इसेंशियल के अंदर एग्जांपल भी मैं ले रहा हूं आटा, दाल, चावल, चीनी, जिनको हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दूसरे गुड्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं बेटा? लग्जरी आइटम्स या लग्जरी गुड्स। सोच के देखो, इसेंशियल गुड्स पे ज्यादा जीएसटी लगना चाहिए या लग्जरी पे ज्यादा जीएसटी लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि लग्जरी आइटम पे पैसा कौन खर्च करता है? रिच। तो रिच से टैक्स क्या करना है? वसूलना है। और किसको देना है? पुअर को देना है इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडी। ठीक है, तभी तो रिच और पुअर के बीच में इनकम का गैप क्या होगा? मिनिमाइज। ठीक है, अब देखो,
जीएसटी किस पे ज्यादा लगना चाहिए? लग्जरी आइटम्स पे। और किस पे या तो नहीं लगना चाहिए या बहुत कम लगना चाहिए? इसेंशियल। अब मुझे सोच के बताओ, इनकम के बीच में जो गैप है उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने टैक्स लगाए? पहला टैक्स प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स, दूसरा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स को यहां क्या बोला? ध्यान से सुन लो, यहां इनडायरेक्ट टैक्स को बोला डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। सर डिफरेंशियल क्यों? यहां पे कुछ और टैक्स लग रहा है और यहां पे कुछ और टैक्स लग रहा है। इसका मतलब इसेंशियल आइटम पे जो टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, उतना ही टैक्स कौन से आइटम्स पे नहीं लगाया? लग्जरी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। 2 पॉइंट क्लियर है सबको? अब ये तो इन्होंने बात करी थी बेटा किसकी? रिच। रिच के साथ साथ बेटा यहां पे पुअर के बारे में भी तो सोचेगा गवर्नमेंट। और रिच से तो टैक्स वसूल लिया गवर्नमेंट ने। अब यहां किसकी बात कर रहा है? पुअर की। तो पुअर को क्या प्रोवाइड कराएगा? पुअर को प्रोवाइड कराएगा बेटा क्या? सब्सिडी। सर सब्सिडी कैसे प्रोवाइड कराएगा? या तो क्या बांटेगा? फ्री में क्या बांटेगा? फूड ग्रेन्स। या बेटा फ्री में नहीं बांट रहा तो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे फूड ग्रेन्स बांटेगा गवर्नमेंट। साथ साथ क्या करेगा? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। या बेटा फ्री नहीं तो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज्ड एजुकेशन के साथ साथ क्या प्रोवाइड कराएगा? हेल्थ फैसिलिटी। अब देखो बेटा वापस सुन लो, 2 पॉइंट तो इन्होंने रिच के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे थे जिसमें टैक्स आया। आगे के पॉइंट इन्होंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे? पुअर को क्या प्रोवाइड कराएगा? सब्सिडी। सब्सिडी किस तरीके से देता है गवर्नमेंट? या तो फ्री में क्या बांटेगा? फूड ग्रेन्स। या फ्री में नहीं बांट रहा तो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे देगा फूड ग्रेन्स। दूसरा फ्री में क्या देगा? एजुकेशन। या फ्री में क्या देगा? हेल्थ फैसिलिटी। फ्री में नहीं दे रहा तो सब्सिडाइज प्राइस पे एजुकेशन देगा पुअर को, या सब्सिडाइज प्राइस पे क्या प्रोवाइड कराएगा? हेल्थ फैसिलिटी पुअर को। एग्जाम्पल तुमने सुना है नहीं सुना? गवर्नमेंट ने क्या निकाली है स्कीम? 5 लाख तक, पता है नहीं पता, आयुष्मान कार्ड बना है। लेकिन वो सबका नहीं बना। किसका बना है बेटा? बिलो पॉवर्टी लाइन। उस आयुष्मान कार्ड के थ्रू जिनके पास पैसा नहीं है वो 5 लाख तक का क्या करा सकते हैं? इलाज करा सकते हैं। और वो इलाज का खर्चा कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट, मेडिकल स्टोर से हम मेडिसिन खरीदते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। मेडिकल स्टोर से जब हम मेडिसिन खरीदते हैं, से फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन मेडिकल स्टोर से किसी ने परचेज करी और वो मेडिसिन थी ₹500 की, तो बेटा गवर्नमेंट ने अपने क्या स्टार्ट करे हैं? तुमने देखा होगा प्रधानमंत्री योजना के तहत गवर्नमेंट ने अपने खुद के क्या स्टार्ट करे हैं? मेडिकल स्टोर टाइप, जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहता है जो मेडिसिन आप कितने की खरीद रहे हैं? 500 की। सेम मेडिसिन, सेम का मतलब इस मेडिसिन का जो क्या होगा? सॉल्ट, बिल्कुल सेम वही मेडिसिन आप प्रधानमंत्री वाले कहां से? आउटलेट से जाके खरीदेंगे तो वही मेडिसिन आपको मिलेगी 50 रुपए में। तो मुझे बस सोच के बताओ, गवर्नमेंट या तो बीपीएल वाले लोगों को फ्री में क्या प्रोवाइड करा रहा है, या क्या प्रोवाइड करा रहा है? सब्सिडाइज प्राइस पे हेल्थ फैसिलिटी। तो सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट रिच से टैक्स वसूलता है और पुअर को क्या प्रोवाइड कराता है? सब्सिडी की फॉर्म में, तो बेटा रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप है वो गैप क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। वो पॉइंट दोबारा से रिपीटेड हैं जो तुम्हें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, लेकिन यहां पे डिफरेंट हो गए पॉइंट। वापस, रिच और पुअर के बीच में इनकम के गैप को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाता है? फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट पहला क्या लगाएगा? रिच पे प्रोग्रेसिव कैसा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा क्या लगाएगा? डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंशियल का मतलब क्या है? अलग अलग आइटम्स पे या अलग अलग कॉमोडिटीज पे अलग अलग टाइप का टैक्स रेट आएगा।
लग्जरी आइटम पे ज्यादा टैक्स लगेगा एज कंपेयर टू इसेंशियल आइटम्स। रेस्टोरेंट में जाके फूड खाओगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, मार्केट से आटा खरीदोगे तो टैक्स बहुत कम लगेगा या जीरो लगेगा। आटा कैसा आइटम है? इसेंशियल। लेकिन बेटा रेस्टोरेंट में डेली जाके जब फूड आप लोग खाएंगे तो बेटा कहीं ना कहीं उस पे ज्यादा क्या देना पड़ेगा? टैक्स। BMW कार खरीदो तो बेटा उस पे टैक्स क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। साइकिल खरीदो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा या बहुत कम देना पड़ेगा? BMW कार को कौन अफोर्ड कर सकता है, रिच या पुअर? इसलिए बेटा BMW पे ज्यादा क्या लगाया? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन साइकिल तो सबको चाहिए, तो साइकिल पे क्या लगाया? या तो कम टैक्स लगाया या जीरो टैक्स लगाया। तो पहला पॉइंट इन्होंने टैक्स पे किया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बात करी, अब टैक्स तो वसूल लिया गवर्नमेंट ने, अब टैक्स को किसको देना है? पुअर को देना है, तभी तो गैप क्या होगा? मिनिमाइज। अब गवर्नमेंट पुअर को टैक्स दे रहा है इन दी फॉर्म ऑफ, अब इसमें इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया? या तो फ्री क्या बांटेगा? फूड ग्रेन्स, या सब्सिडाइज प्राइस पे क्या बांटेगा? सेकेंड पॉइंट, या तो फ्री क्या प्रोवाइड कराएगा? एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटी, या सब्सिडाइज प्राइस पे एजुकेशन या क्या प्रोवाइड कराएगा? हेल्थ फैसिलिटी। इसके अलावा गवर्नमेंट एक काम और करता है, पुअर के लिए करता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है जिसको बोलते हैं पुअर एलिवेशन प्रोग्राम। सर पुअर एलिवेशन प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब है, सुना है नहीं सुना? प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजना बनाई है पुअर्स के लिए। जैसे विलेज की बात करता हूं, सुन लो, जैसे विलेज की बात करता हूं, विलेज में बहुत सारी लेडीज हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक विडो है और उनका कोई नहीं है, तो बेटा गवर्नमेंट कहता है आपको वापस, आपको हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? आपको हम एक तरीके से क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? लोन। और उस लोन पे आपको क्या नहीं देना? इंटरेस्ट नहीं देना। इस लोन से आप क्या कर लें? अपने घर में एक छोटा सा क्या लगा लें? सेटअप। सेटअप का मतलब जैसे कढ़ाई बुनाई, जैसे सिलाई मशीन, इन सारे सेटअप्स के थ्रू आपको क्या जनरेट होने लगेगी? इनकम। तो सोच के देखो, ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पुअर लोगों को क्या कर रहा है? अपलिफ्ट। इन प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? पुअर एलिवेशन प्रोग्राम्स। मुझे बताना, लोन जो गवर्नमेंट किनको बांट रहा है? पुअर को बांट रहा है। वो लोन के पैसे गवर्नमेंट के पास कहां से आए? टैक्स से आए ना। अब वो टैक्स वसूला रिच से, पुअर को दिया इन दी फॉर्म ऑफ लोन, और उन लोन के थ्रू पुअर को गवर्नमेंट क्या करना चाहता है? अपलिफ्ट, जिससे रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाए? मिनिमाइज। ऐसे प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? पुअर एलिवेशन प्रोग्राम्स। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी, तुम्हें याद है या नहीं याद? गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराता है? अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब है ऐसे लोग जिनका कुछ नहीं है, जैसे ओल्ड लोगों को क्या प्रोवाइड कराएगा? पेंशन। जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास कुछ साधन नहीं है कमाने का, हर महीने उनके अकाउंट में कुछ अमाउंट क्या करेगा? गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा, जिससे रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाए? मिनिमाइज। तो ये तुम्हें मैंने क्या बताए? इतने सारे एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच में इनकम के गैप को क्या कर रहा है? मिनिमाइज। और ये एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं कौन सी पॉलिसी का पार्ट है? फिस्कल पॉलिसी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन आया है, डिफरेंशियल टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? वापस बोल रहा हूं, डिफरेंशियल टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? और वापस, इनकम पे जो टैक्स देते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। प्लीज कृपया करके कंफ्यूज मत होना, इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूं। इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स हमेशा किस पे लगेगा? और इनकम पे जो टैक्स देते हो किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और एक बात, सब चीजों पे जीएसटी सेम लग रहा है या अलग अलग? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप यहां तक क्लियर है।
हेडिंग डाल लो और जो मैं लिखवा रहा हूं प्लीज ये पॉइंट्स लिख लो। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़े भी हैं, लेकिन दोबारा तुम्हारे मॉड्यूल में पूरा टॉपिक बना के गिवन है। तो हेडिंग डाल लो फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन, फिस्कल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। डैश डाल के एक लाइन लिख लो, इसके अंदर डैश डाल के एक लाइन लिख लो, वी शैल सी, एक लाइन लिखवाई है कि गवर्नमेंट कैसे करता है ये काम फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। इसके कुछ एग्जाम्पल तो ये लिखवा रहा है, वी शैल सी फ्यू such measures, we shall see few such measures to achieve, we shall see such few measures to achieve the income gap, to achieve the income gap between rich and poor, to achieve income gap between rich and poor। तो अब ये जितने भी तुम मेजर्स लिख रहे हो ये पॉइंट्स में लिखना। पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर 1 2 3 करके। फर्स्ट पॉइंट, रिच पे क्या लगाएगा? प्रोग्रेसिव कैसा टैक्स? तो पहला पॉइंट लिखो, अ प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स, अ प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स, a progressive direct tax ensure that a progressive direct tax ensure that those who have greater ability to pay, greater ability to pay contribute more, those who have greater ability to pay contribute more। क्या मतलब हुआ इसका? जिसकी क्या है ज्यादा एबिलिटी, क्या देने की? टैक्स, उस पे ज्यादा क्या लगेगा? टैक्स। और उस पे नहीं, उसकी किस पे लगेगा? इनकम पे। और इनकम पे जो टैक्स लगता है वो किस टाइप का होता है? डायरेक्ट। जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी टैक्स भी बढ़ता रहेगा, इसलिए कैसा टैक्स है ये? प्रोग्रेसिव। तो यहां पे एक वर्ड को अंडरलाइन कर लो, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स। याद रखना फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? अरे इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? इसेंशियल आइटम्स के साथ साथ लग्जरी आइटम्स पे। सेम लगेगा डिफरेंट? इसलिए वर्ड क्या आएगा? डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। तो लिखो सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी डिफरेंशियल। लिखवाने का तरीका है ये, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी डिफरेंशियल। दैट इज, अब इसका मतलब बता रहा है, दैट इज कॉमोडिटीज, दैट इज कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज का मतलब सिंपल सा मतलब वो आइटम्स जो रिच लोग कंज्यूम करते हैं। दैट इज कॉमोडिटीज विच आर प्राइमरली, that is commodities which are primarily consumed by richer, commodities which are primarily consumed by richer, such as luxury items, such as luxury items are tax। ज्यादा लगेगा कम? अरे ज्यादा लगेगा कम? आर टैक्स हेवीली, हैवी से आया हेवीली। एंड कॉमोडिटीज which are consumed by lower income group, and commodities which are consumed by lower income group are tax कम या ज्यादा? are tax light or no tax?
आर टैक्स लाइट और नो टैक्स। लाइन समझ आ गई क्या बोला इसने? एक मिनट, कौन सी चीजों पे ज्यादा टैक्स लगाया? लग्जरी आइटम पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि इनको कंज्यूम कौन करता है? रिच। और बेटा ऐसे गुड्स या ऐसी कॉमोडिटीज जिनको कौन कंज्यूम करता है? लोअर इनकम ग्रुप। उन पे टैक्स या तो क्या लगाया? बिल्कुल कम, या क्या नहीं लगाया? टैक्स ही नहीं लगाया। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इन्होंने पहले 2 पॉइंट में किस पे बात करी थी? टैक्स। अब किस पे बात करेगा? अब किस पे बात करेगा? खर्चों पे। और खर्चों पे बात कर रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट खर्चे कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ व्हाट? सब्सिडी। जो किसको दे रहा है? पुअर को, जिससे पुअर लोग और रिच के बीच में इनकम का गैप क्या हो जाए? मिनिमाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ध्यान से लिखना। अ केयरफुली, कैसे लिखवा रहा है लिखो ध्यान से, समझ आ जाएगा। अ केयरफुली प्लान्ड एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट जो खर्चे करेगा वो सोच समझ के करेगा। अ केयरफुली प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अ केयरफुली प्लान्ड एक्सपेंडिचर टू, किस पे खर्चे कर रहा है? रिच या पुअर? टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अ केयरफुली प्लान्ड एक्सपेंडिचर टू पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज के बाद अब पॉइंट्स बना लो, इसी के सब पॉइंट्स ABCD करके। पहला क्या दे रहा है? सब्सिडाइज प्राइस पे क्या देगा? फूड ग्रेन्स, या कैसे बांटेगा? फ्री। तो लिखो पहला पॉइंट, फ्री और सब्सिडाइज्ड, फ्री और सब्सिडाइज्ड, फ्री और सब्सिडाइज्ड सिलेक्शन ऑफ, फ्री और सब्सिडाइज्ड सिलेक्शन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, दोनों पॉइंट आ गए। फ्री और सब्सिडाइज्ड सिलेक्शन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। सेकंड, फ्री और सब्सिडाइज्ड, फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन कॉमा मेडिकल केयर, फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन कॉमा मेडिकल केयर टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लिविंग, टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ पुअर। 2 पॉइंट बिल्कुल सिंपल हैं। फ्री देगा या सब्सिडाइज प्राइस पे फूड ग्रेन देगा, फ्री देगा या सब्सिडाइज प्राइस पे एजुकेशन के साथ क्या प्रोवाइड करा रहा है? हेल्थ फैसिलिटी, जिससे कहीं ना कहीं पुअर लोग क्या हो? अपलिफ्ट। थर्ड पॉइंट, कैसे प्रोग्राम चलाएगा? पुअर को अपलिफ्ट करने के क्या चलाएगा? प्रोग्राम, जिसको क्या बोलते हैं? पुअर एलिवेशन प्रोग्राम। तो थर्ड पॉइंट ये लिखना है, पुअर की जगह वर्ड आ जाएगा पॉवर्टी, गरीब लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाएगा। तो पुअर की जगह वर्ड लिखो पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इसके अलावा एक चीज और बताई थी, क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जिसमें ओल्ड एज क्या आ सकती है? पेंशन, जिसमें जिन लोगों के पास क्या नहीं है? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके अकाउंट में हर महीने कुछ अमाउंट क्या करेगा? ट्रांसफर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखवा रहा है बेटा, ध्यान से लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, दैट इज ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन कॉमा अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ। इसका मतलब जिसके पास जॉब नहीं है, हर महीने उसके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ कॉमा। इसके साथ एक चीज और करेगा,
दोबारा से लिख दी, लिख लो, सिकनेस अलाउंस। अगर कोई बीमार है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी हेल्प करेगा गवर्नमेंट। और आगे लिख लो एक्सेट्रा। अब एक बात सोच के देखो, पहले 2 पॉइंट में इन्होंने किसकी बात की थी, रिच या पुअर? रिच से क्या वसूल रहा है? टैक्स। और किसको दे रहा है? तो आगे की बातों में ना किसकी बात करी है? पुअर की। और एक बात याद रखना, इनमें एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, वो कहीं क्या बांट रहा है, एक्चुअली में सब्सिडी बांट रहा है। और ये सारे क्या हैं? सब्सिडी के एक तरीके से तरीके। आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक पॉइंट और है, इसी में लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, समझा रहा हूं। एक काम और करता है गवर्नमेंट, जिससे कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, उस गैप को कम करता है। तो लास्ट पॉइंट और है, लिखो, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना। स्ट्रेंथनिंग लिखो, समझा रहा हूं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट एक काम और करता है, ध्यान से देखो, एक बात सोच के बताओ। मैंने तुम्हारे को अभी एक बात बताया, क्या प्रोवाइड करा है? अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज लोगों के पास क्या नहीं है? जॉब। एक बात सोच के बताओ, स्पेशली इनकी बात कर रहा हूं, इनके पास जॉब कम क्यों होती है? क्योंकि ये क्या नहीं होते, इनके पास ना तो क्या है, स्किल्स डेवलप करने के लिए, ना तो इनके पास पैसा है, ठीक है, और ना कहीं इनके पास रिसोर्सेज हैं। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे सोच के बताओ, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट मजबूत कर रहा है। सर किसको मजबूत कर रहा है? पुअर लोगों को मजबूत कर रहा है। कैसे मजबूत कर रहा है? उन पे पैसा खर्च कर रहा है, जिससे वो अपनी स्किल्स को क्या कर पाए? डेवलप। और जब पुअर लोगों की स्किल्स क्या होंगी बेटा? डेवलप, तो बेटा उनको आसानी से क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम का साधन भी बनेगा। और जब उनके पास इनकम होगी तो रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का गैप होगा वो क्या होगा? मिनिमाइज। वापस सुन लो, यह वर्ड क्या लिखा है? स्ट्रेंथनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथनिंग? मजबूत कर रहा है। सर किस चीज को? पुअर की स्किल्स को। कैसे? उन पे क्या खर्च कर रहा है? कैपिटल, जिससे फ्यूचर में उनको क्या मिल पाए? जॉब मिल पाए और वो हायर पोजीशन पे पहुंच पाए। तो बेटा लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या लिख रहा है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। लाइन समझ आ गई क्या बोला? लास्ट पॉइंट में क्या मतलब है? किस चीज को मजबूत कर रहा है? ह्यूमन कैपिटल को मजबूत कर रहा है बेटा, पुअर की स्किल्स को मजबूत कर रहा है। कैसे? उन पे क्या खर्च कर रहा है? कैपिटल, जिससे उनकी स्किल्स क्या हो पाए? डेवलप, और फ्यूचर में उनको क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट, और वो हायर पोजीशन को भी क्या कर पाए? अचीव। सोच के देखो ये वर्ड क्या लिखा है। एक बार मुझे सोच के बताओ, गवर्नमेंट भी तो कहता है बहुत सारे हम ऐसी योजना चला रहे हैं जहां पे आप गवर्नमेंट के सेंटर पे जाके चीजों को सीख सकते हो। पता है नहीं पता तुम लोगों को? बता देता हूं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या ओपन कर रखे हैं? ऑथराइज सेंटर्स। वहां पे ऑलमोस्ट जो फीस है वो कैसी है? निल। और वहां पे जाके तुम कोई सा भी कोर्स, वापस बोल रहा हूं, जिस कोर्स की मार्केट में बहुत डिमांड है, उन कोर्सेज को गवर्नमेंट सेंटर पे जाके सीख सकते हो। तुम का मतलब किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? बीपीएल वाले लोगों की। वो गवर्नमेंट सेंटर पे जाके उन कोर्सेज को सीख सकते हैं। फीस ऑलमोस्ट क्या होगी? निल। और उन कोर्सेज की फ्यूचर में बेटा बहुत ज्यादा क्या है? डिमांड है। ठीक है, अब सोच के देखो, ऐसे लोग अगर इन सेंटर्स पे जाके इन कोर्सेज को सीखेंगे तो फ्यूचर में बेटा इनको आसानी से क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनकी क्या डेवलप हो रही है? स्किल्स। और ये फ्यूचर में हायर पोजीशन को क्या कर सकते हैं? अचीव। तो मुझे सोच के बताओ, इन सेंटर्स पे जो खर्चा कर रहा है वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। इन सेंटर्स पे जो ट्रेनर होंगे उनको बेटा सैलरी कौन दे रहा होगा? गवर्नमेंट।
तो यही बोल रहा है बेटा लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। लाइन समझ आ गई? एज इट इज यही लाइन है, लिखो लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट यही है और ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा टॉपिक कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट रिच और पुअर के बीच में इनकम के गैप को कैसे मिनिमाइज करता है। क्लियर है यहां तक सबको? बोलो। चलो अब एक मिनट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्राउडिंग आउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, ऑलमोस्ट एंड पे है। क्राउडिंग आउट, भीड़ में से अपने आप को बाहर निकालना। हिंदी सिंपल, क्राउडिंग आउट का मतलब क्राउड में से अपने आप को क्या कर देना, आउट, बाहर निकाल लेना। पहले तो ये बताओ, अब सोच के देखना जरा आंसर जो तुमसे पूछ रहा हूं। ऑलमोस्ट यूनिट तुम्हारी एंड पे, अब घर पे जाके तुमने पढ़ाई करी नहीं करी मुझे नहीं पता। अब बस इतना सोच के बताओ ध्यान से, तुमसे जो पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। अगर इकोनॉमी में तुमसे क्या पूछ रहा हूं ध्यान से, इकोनॉमी में क्या आ चुका है, रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है एक वर्ड में? खाली अनएम्प्लॉयमेंट। एक मिनट, रिसेशन का मतलब खाली अनएम्प्लॉयमेंट होता है बस? रिसेशन का मतलब क्या हो चुका है? मंदी। दैट इज हिंदी, अंग्रेजी मुझे नहीं आती, मुझे संस्कृत आती है, त्राहिमाम त्राहिमाम। हंस क्यों रहे हो? रिसेशन का सिंपल सा मतलब सुन लो। रिसेशन का मतलब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है, लोगों के पास एक तो इनकम ऑलमोस्ट क्या है, कम हो चुकी है, डिमांड क्या हो चुकी है, कम। खाली एक मिनट, खाली तुम लोग एक चीज पे फोकस कर रहे हो, लेकिन उस चीज से बहुत सारी चीजें क्या हैं, कनेक्टेड हैं। एक मिनट सोचो, रिसेशन की बात करता हूं तो रिसेशन का सिंपल सा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो है, ठीक है। लोगों के पास जब जॉब नहीं है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, डिस्पोजेबल इनकम के साथ साथ डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो क्योंकि इस पे एमसीक्यू गिवन है। देखो रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन आ गया है, रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालेगा। अब याद करके बताओ, रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा या कम करेगा? पक्का? याद है ना सबको? तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, साथ साथ टैक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। पक्का? याद करके देखो, एक्सपेंडिचर तो बढ़ गए गवर्नमेंट के, टैक्स क्या हो गए, कम। तो बेटा कहीं ना कहीं बजट क्या होगा, दैट इज, अब आ रहा है तुम लोगों का पॉइंट सही, बजट आ गया डेफिसिट। इसका मतलब सीधी सी बात है, खर्चे ज्यादा हो गए, टैक्स कम हो गए, तो बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या आ गया, डेफिसिट। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, एक मिनट, अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, जब गवर्नमेंट के पास भी फंड्स नहीं है तो गवर्नमेंट भी फंड्स को क्या करेगा, बोरो करेगा। यस या नो? पक्का? कहां से बोरो करेगा, याद करके बताओ। जरूरी है पब्लिक, या तो बात करेगा इंटरनल या कहां से करेगा, एक्सटर्नल। यहां तक याद है? इंटरनल में कहां से बोरो करेगा, या तो पब्लिक से या आरबीआई से। यहां तक क्लियर? अब देखो मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं इंटरनल एक्सटर्नल, मैं सिर्फ एक चीज पे बात कर रहा हूं, बोरोइंग्स पे। गवर्नमेंट को जब कहीं ना कहीं बेटा गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फंड्स को क्या करना पड़ा, बोरो। तो सोच के देखो, गवर्नमेंट गया आरबीआई के पास, अब यहां बात कर रहा हूं मैं एक एग्जांपल लेके, आरबीआई से गवर्नमेंट ने फंड्स को बोरो किया, इट मींस गवर्नमेंट ने आरबीआई से क्या लिया। तो सोच के देखो, जब बेटा डेफिसिट हो गया, गवर्नमेंट के पास फंड्स की शॉर्टेज हो गई, गवर्नमेंट बोरोइंग्स करने जाएगा आरबीआई से, तो आरबीआई के पास भी तो लिमिटेड ही पैसा है। आरबीआई ऐसा थोड़ी ना है कि आरबीआई रोज पैसा छाप रहा है। कहीं ना कहीं पॉइंट समझो, आरबीआई ने गवर्नमेंट को लोन दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा लोन की क्या बढ़ रही होगी, डिमांड। सोचो, लोन की क्या बढ़ रही होगी, डिमांड, और सप्लाई क्या है पीछे से, कम।
तो कहीं ना कहीं बेटा ध्यान से सुनो, कहीं ना कहीं बेटा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहां तक समझ आ रहा है मैं क्या बोला? पहला पॉइंट सुनो, पहला पॉइंट ध्यान से, रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, एक्सपेंडिचर टैक्स को कर दिया कम, जिससे क्या आ गया, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी आ गई, गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत है, गवर्नमेंट ने फंड्स क्या करे, जब गवर्नमेंट फंड्स को बोरो कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोन की क्या बढ़ रही है, डिमांड। जब बेटा लोन की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई क्या है, कम, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर? अब सोच के देखो, ये तो मैंने तुम्हारे को एग्जांपल लिया, साथ साथ बेटा मुझे बताओ, गवर्नमेंट भी लोन मांग रहा है, साथ साथ बेटा प्राइवेट कंपनीज को भी तो प्रोडक्शन करना है। प्राइवेट कंपनीज भी तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी ना, तभी तो बेटा आगे जाके इकोनॉमी चलेगी। अब प्राइवेट कंपनीज को भी क्या चाहिए, वापस लोन चाहिए। प्राइवेट कंपनीज ने देखा भाई लोन की डिमांड की वजह से क्या बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो प्राइवेट कंपनीज कहती है भाई इतने इंटरेस्ट पे हम तो लोन ले ही नहीं रहे, हम तो लोन ले नहीं रहे। इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से अपने आप को क्या कर दिया, हटा लिया। क्यों हटाया प्राइवेट कंपनीज ने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से अपने आप को? क्योंकि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स की वजह से क्या बढ़ गई, एक मिनट, क्या बढ़ गई, लोन की डिमांड। लोन की डिमांड की वजह से क्या बढ़ गया, इंटरेस्ट। प्राइवेट कंपनीज को लगा भाई हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें भी लोन चाहिए, और अगर हम लोन लेते हैं तो भाई हमारे को इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकते हम, तो प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट से बाहर कर लिया। तो सोच के देखो, जब प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को इन्वेस्टमेंट से बाहर कर लिया, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला, क्राउडिंग आउट। सोच के देखो, मुझे थॉट बस इतना लगाओ, जब तक प्राइवेट कंपनीज प्रोडक्शन नहीं करेंगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये बात दिमाग में रखो। तुम एक बात सोच के बताओ भाई, गवर्नमेंट कितना भी काम कर ले, ठीक है, लेकिन बेटा प्राइवेट कंपनीज को भी तो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब प्राइवेट कंपनीज को प्रोडक्शन करनी है, लेकिन बेटा क्या आ चुका है, रिसेशन। प्राइवेट कंपनीज को भी किस चीज की जरूरत है, लोन की। गवर्नमेंट की बोरोइंग्स की वजह से लोन की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से प्राइवेट कंपनीज को लगा भाई अगर हम लोन लेंगे तो हमें भी ज्यादा क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को इन्वेस्ट करने से बाहर कर लिया। तो मुझे सोच के बताओ, प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को क्या कर लिया, आउट कर लिया ना। इसको कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट। अब सोच के देखो, यहां पे पॉइंट मैं वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इसको लिंक करो इस तरीके से। सोच के देखो भाई, गवर्नमेंट जब पैसा मांग रहा है, आरबीआई के पास भी तो लिमिटेड ही पैसा है। इसका मतलब सारा पैसा आरबीआई उठा के गवर्नमेंट को दे देगा, नहीं दे सकता। सारा पैसा आरबीआई भी गवर्नमेंट को नहीं दे सकता, और आरबीआई फ्रेश नए नोट नहीं छाप सकता। इसके लिए भी क्या चाहिए भाई, अप्रूवल। इसके लिए बहुत सारी चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जब आरबीआई के पास गया लोन मांग ले, तो बेटा आरबीआई ने बोला हमारे पास भी तो लिमिटेड ही पैसा है, उसमें से हम तुम्हें कुछ पैसा दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से क्या मांगेंगे, लोन। तो बेटा कहीं ना कहीं लोन की बढ़ रही थी डिमांड। जब लोन की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, और हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइवेट कंपनीज अपने आप को इन्वेस्ट करने से क्या कर लेंगी, आउट। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, और फ्यूचर में एग्जाम में आ भी सकता है एमसीक्यू। क्लियर? अपडेट कर लो, 4 या 5, 3 या 4 पॉइंट हैं बस। हेडिंग डाल लो, क्राउडिंग आउट। रीड करा दूं? क्यों, क्या दिक्कत है? लिखो, क्राउडिंग आउट का मतलब अपने आप को प्राइवेट कंपनीज ने बाहर कर लिया, क्योंकि लोन की क्या बढ़ी थी, डिमांड, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। दैट इज क्राउडिंग आउट। कहानी खत्म। लिखो, चलो शक्ल मत देखो, लिखो क्राउडिंग आउट। ध्यान से सुनना और पॉइंट्स में आंसर लिखना। पहला पॉइंट लिखो,
when government aims to solve the problem of recession, when government aims to solve the problem of recession, comma, it का मतलब गवर्नमेंट, it will increase, क्या इंक्रीज करेगा? मैंने जो बोला यहां पे क्या इंक्रीज कर रहा है? It will increase spending, it will increase spending का मतलब एक्सपेंडिचर, एंड रिडक्शन इन, किसको रिड्यूस कर रहा है? एंड रिडक्शन इन टैक्स। तो पहला पॉइंट ये लिखा है, व्हेन गवर्नमेंट एम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन इट विल इंक्रीज स्पेंडिंग एंड रिडक्शन इन टैक्स, फुल स्टॉप। आगे इसी के आगे कंटिन्यूशन में द गवर्नमेंट, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। क्या लिखो? द गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट। यहां तक क्लियर है? आप मुझे बताओ, डेफिसिट हुआ तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोरोइंग्स को क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। सेकंड पॉइंट लिखो, ध्यान से लिखना सेकंड पॉइंट। अब तो आपने लिखा है रिडक्शन इन टैक्स, क्या? द गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, ध्यान से लिखना नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद लिखा है द गवर्नमेंट एड्स, गवर्नमेंट ऐड, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। द गवर्नमेंट ऐड का मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं है, गवर्नमेंट जोड़ रहा है। तो यही बोल रहा है द गवर्नमेंट एड्स नेशनल डेट, गवर्नमेंट एड्स नेशनल डेट, दैट इज, अब इसको मतलब समझा रहा है, दैट इज गवर्नमेंट बोरोज, दैट इज गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम क्रेडिट मार्केट, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम क्रेडिट मार्केट। सर इसका मतलब है गवर्नमेंट फंड्स को बोरो कर रहा है क्रेडिट पे। कहां से बोरो कर रहा है? मार्केट से। और मार्केट में आरबीआई भी आ सकता है, पब्लिक भी आ सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेज भी आ सकती है। ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यूशन में लिखना, अब ध्यान से सुनना, इसके आगे क्या बोल रहा है? सब्सटेंशियल गवर्नमेंट बोरोइंग्स लिखो, जब गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगा, substantial government borrowings, substantial government borrowings in credit market, substantial government borrowings in credit market pushes interest rate high। जब गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी तो बेटा कहीं ना कहीं बोरोइंग्स की वजह से लोन की क्या बढ़ गई? डिमांड, जिससे कहीं ना कहीं क्या बढ़ गया? इंटरेस्ट रेट। यहां तक समझ आ गया? थर्ड पॉइंट, पुशेस इंटरेस्ट रेट हाई। थर्ड पॉइंट लिखो, हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन, हायर इंटरेस्ट रेट slow down business investment, higher interest rate slow down business investment, that is, अब इसका मतलब समझा रहा है, that is private companies, that is private companies crowd out, private companies crowd out from themselves, that is private companies crowd out from themselves from spending or investing, crowd out from spending or investing in economy. Due to this, spending or investing in economy, due to this high interest rate,
ड्यू टू दिस हाई इंटरेस्ट रेट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब एक मिनट, 3 पॉइंट में पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा, रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिए खर्चे, क्या कम कर दिए, जिससे क्या आ गया। दूसरे पॉइंट में डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स की जगह वर्ड क्या आ गया, पब्लिक डेट। बोरोइंग्स करने की वजह से क्या बढ़ गई लोन की, और क्या कम हो गया, क्या बढ़ गया साथ साथ। जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो प्राइवेट कंपनीज ने अपने आप को क्या कर लिया, बाहर कर लिया इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको अब ज्यादा क्या देना पड़ेगा लोन पे, इंटरेस्ट। तो इसी वजह से प्राइवेट कंपनीज अपने आप को बाहर कर लेती हैं और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। आई होप क्लियर है सबको। हेडिंग डाल लो, लास्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब तुम लोगों को समझा के जा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहां पे लिमिटेशंस का आ रहा है। लास्ट कॉन्सेप्ट है, खत्म है तुम लोगों की यूनिट, फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशंस। तो हेडिंग डाल लो, लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक बात सोच के बताओ, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है। अब गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी बनाई ये सोच के कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लेंगे अचीव, जिसमें मैंने तुम्हारे को स्पेशली 4 ऑब्जेक्टिव बताए थे जब मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पढ़ा रहा था। पन्ने पलटो और स्टार्टिंग में देखो 4 ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि तुम लोगों को आधों को याद होगा, आधों को याद नहीं होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी। तीसरा ऑब्जेक्टिव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक्सेलरेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सकता है। अब देखो, तुमने फिस्कल पॉलिसी के बहुत सारे क्या देखे थे, फायदे। अब कहीं ना कहीं याद रखना, फायदे के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाता है उसमें बहुत सारी क्या हैं, लिमिटेशंस। जिसमें इन्होंने, स्पेशली बोल रहा हूं एमसीक्यू आता है, जिसमें इन्होंने पहली लिमिटेशन जो बताई है वो बताई है लैग। अब सुन लो, जिसमें 4 तरीके के लैग समझाए हैं। प्लीज सुन लो, 4 सिर्फ समझा रहा हूं आज के लेक्चर में। इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, उस फिस्कल पॉलिसी में बहुत सारे क्या हैं, लिमिटेशंस। जिसमें एक सबसे बड़ा लिमिटेशन जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को लगा, उस लिमिटेशन का क्या नाम दिया, लैग। लैग का मतलब होता है बेटा एक तरीके से क्या, डिले। लैग का मतलब होता है डिले। इसका मतलब लैग का मतलब होता है डिले। सर 4 तरीके के लैग होते हैं। पहला लैग होता है जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन लैग। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डिसीजन लैग। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन लैग। और फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं इंपैक्ट लैग। सर क्या मतलब, समझ लो बस आज के लेक्चर के लिए। सोच के देखो, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बना रहा है। एक मिनट, 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं, अचीव। अब एक मिनट, इसमें एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सामने क्या लिखा था, प्राइस स्टेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिकॉग्निशन लैग। रिकॉग्निशन लैग का मतलब भाई, सबसे पहले गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलता कि एक प्राइस, दैट इज एक कॉमोडिटी के प्राइस कम हो रहे हैं या सबके प्राइस कम हो रहे हैं, या एक कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं या सबके प्राइस बढ़ रहे हैं। सोच के देखो ध्यान से, फिस्कल पॉलिसी तुम बनाओगे, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू तुम कहीं ना कहीं प्राइस को क्या करना चाहते हो, स्टेबल। या तो प्राइस क्या हो रहे होंगे, ज्यादा, या प्राइस क्या हो रहे होंगे, कम। इसका मतलब गवर्नमेंट को सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, या फिस्कल पॉलिसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पता ही नहीं चलता कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन। तुम सोचो इन्फ्लेशन कब कहलाएगा, जब सबके प्राइस क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज। डिफ्लेशन कब कहलाएगा, जब सब कॉमोडिटी के प्राइस क्या हो रहे होंगे, कम। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी में सबसे बड़ा लैग क्या है, सबसे पहले यही नहीं पता चलता कि एक कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं या सबके प्राइस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को चेक करके
हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। एक बार बताओ, इसके प्राइस कम हो रहे हैं, एक कॉमोडिटी के प्राइस कम हो रहे हैं, तुम कह सकते हो एक कॉमोडिटी के प्राइस कम होने पे भाई डिफ्लेशन आ गया। डिफ्लेशन कब कहलाएगा? जब सबके प्राइस क्या हो रहे होंगे? कम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? रिकॉग्नाइज करने में क्या आ जाता है? डिले। सर किस चीज को रिकॉग्नाइज करने के? कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। समझ आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट सुनो, रिकॉग्नाइज कर भी लिया, प्लीज रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई चलो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, तो भाई अब डिसीजन क्या लें? डिसीजन मतलब कौन सी फिस्कल पॉलिसी बनाएं? इन्फ्लेशन के लिए कौन सी फिस्कल पॉलिसी बनाएं? डिफ्लेशन के लिए कौन सी फिस्कल पॉलिसी बनाएं? इसका मतलब है किस में लैग आ गया? डिसीजन लेने में डिले हो गया। एक मिनट, सबसे पहले कहां डिले हुआ? चेक करने में डिले हुआ कि भाई इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन। चलो मैं कह रहा हूं चेक कर भी लिया, फिर कहां डिले आ गया? डिसीजन कि भाई इन्फ्लेशन के लिए कौन सी फिस्कल पॉलिसी बनाए, डिफ्लेशन के लिए कौन सी फिस्कल पॉलिसी बनाए। क्योंकि याद रखना, एक पर्सन नहीं बनाता, बहुत सारे लोग मिलके पॉलिसीज बनाते हैं। तो डिसीजन लेने में क्या हो गया? डिले। मैं कह रहा हूं चलो डिसीजन भी ले लिया, तुमने पॉलिसी बना ली, बनाने के बाद क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट करने में ही क्या हो गया? डिले। चलो मैं कह रहा हूं इंप्लीमेंट भी कर लिया, तो बेटा मुझे बताओ सोच के, फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद उसका जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो इमीडिएट दिख जाएगा या टाइम लगेगा? लास्ट देखना क्या लिखा है, इंपैक्ट डिले। सोच के देखो, पहला लिमिटेशन फिस्कल पॉलिसी का क्या है? लैग। लैग का मतलब डिले। सबसे पहले गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलता कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन। तुम एक प्राइस के कम होने पे कह दो कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, या एक प्राइस के बढ़ने पे कह दो कि इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन। इसका मतलब भाई पूरी इकोनॉमी को तुम्हें देखना है, पूरी इकोनॉमी को देखना है कि सारे गुड्स के प्राइस कम हो रहे हैं या सारे गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। इसको रिकॉग्नाइज करने में ही बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डिले। दूसरा सबसे बड़ी लिमिटेशन, रिकॉग्नाइज कर भी लो तो डिसीजन क्या लें? अब कैसे करें इकोनॉमी को स्टेबल? उस डिसीजन में क्या लगता है? समय। डिसीजन ले लिया, चलो तो बेटा तुमने जो पॉलिसी तुमने ऑप्ट कर ली, अब उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट करने में क्या लगेगा? टाइम, तो डिले आ जाएगा। इंप्लीमेंट करने के बाद जो पॉलिसी तुमने इंप्लीमेंट करी, किस चीज को स्टेबल करने के लिए? प्राइस को। क्या इमीडिएटली स्टेबल हो जाएंगे? सोचो, आज मैंने पॉलिसी लागू करी, आज ही मुझे आउटकम दिख जाएगा? इसका मतलब कौन सा लैग आ गया? इंपैक्ट। जो पॉलिसी तुमने लागू करी जिससे तुम प्राइस को स्टेबल करना चाहते हो, उस पॉलिसी का आउटकम आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो चार तरीके के क्या आ गए? लैग आ गए। और ये चारों लैग बन गए फिस्कल पॉलिसी की क्या? लिमिटेशन। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, सुन लो, आउटकम में डिले कौन सा लैग है? आउटकम में डिले कौन सा लैग है? पक्का? आउटकम आने में क्या लग रहा है? समय। कौन सा लैग है? नेक्स्ट, डिसीजन लेने में समय लगा, डिसीजन लैग। ठीक है, एक प्राइस दैट इज एक कमोडिटी के प्राइस कम है या सबके प्राइस कम है, इसको चेक करने में डिले हो गया। तो सोचो, क्वेश्चन घुमा के देगा और पूछेगा कौन सा लैग है। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन है ये, और फर्स्ट लिमिटेशन के 4 पॉइंट हैं। क्लियर है यहां तक? पक्का? इससे आगे का पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उन चारों को अपडेट कराऊंगा। तो प्लीज सुन लो, यूनिट तुम्हारी ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड पे है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के बाद। अब एक बात और, टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इसी वीक। इसी वीक 3 टेस्ट हैं फिस्कल पॉलिसी के, इस यूनिट के भी 3 टेस्ट हैं, इसी वीक होंगे। नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।